हाँ जा बेटा, सुनो, ये पूरी वर्किंग कैपिटल पढ़ने के बाद चैप्टर नंबर 6 में पढ़ाया जाता है फाइनेंसिंग, कि अब ये जो वर्किंग कैपिटल आपने निकालना सीख ली, 6 लाख, 8 लाख, 12 लाख, जो भी, स्टॉक का भी मैनेजमेंट कर लिया, डेटर का भी कर लिया, कैश का भी कर लिया, पेएबल का भी कर लिया, स्टॉक का, और ओवरऑल वर्किंग कैपिटल चैप्टर नंबर 1 में पढ़ लिया। 5 चैप्टर पढ़ने के बाद, सब कुछ होने के बाद आपको पता चलेगा भाई वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट 12 लाख है, 15 लाख है, 20 लाख है, और फाइनेंस कहां से करें? ठीक है, इसके लिए आरबीआई ने एक टंडन कमेटी बनाई थी, नाम था उसका टंडन कमेटी। हाँ, अभी ये सब इसमें नहीं दे रखा है, बट वो लोग ये बताते थे, टंडन कमेटी आरबीआई की, कि वर्किंग कैपिटल की जो नीड है वो कैसे काउंटर करे। जैसे अगर कोई बंदा कोई लैंड खरीदने के लिए आता है तो उसके लैंड के पेपर देख के लोन दे देंगे, कोई बंदा घर बनाने के लिए आता है तो घर के हिसाब से एस्टीमेट से लोन दे देंगे, कोई बंदा शादी के लिए मांगता है या एजुकेशन के लिए मांगता है तो उसके लिए भी कुछ बेंचमार्क्स है। हाँ, शादी के लिए लोन मिलता है, एजुकेशन के लिए लोन मिलता है, ये सब चीज़ें, लेकिन इन सब पे गोल्ड रखा जाता है। प्लीज़, ये सारी जितने भी अलग अलग पर्पस के लिए लोन मिलता है उनके लिए कुछ बेंचमार्क है कि उनको लोन देना कैसे है, इंटरेस्ट की रेट भी है। अब कोई वर्किंग कैपिटल वो एस्टिमेट करके आ गया 15 लाख रुपए उसकी वर्किंग कैपिटल मेथड्स के हिसाब से, अब वो मांग रहा है लोन कि भाई मेरे को फाइनेंस करनी है, दो मेरे को पैसे दो 15 लाख रुपए। तो इसलिए लिए टंडन कमेटी बनाई थी उन्होंने। तो उन्होंने 3 तरीके बताए थे इसके, कि एक इस तरीके से दे दो, करंट एसेट में करंट लायबिलिटी माइनस कर दो, जो भी बचे उसका 75% लोन दे दो, क्योंकि करंट एसेट अगर उसकी 50 लाख है तो करंट लायबिलिटी में 25 लाख तो उलझे हुए ही हैं, तो बचे 25 लाख के पूरे तो देंगे नहीं, तो 75% दे दो। एक तरीका और था दूसरा, उसमें वो लोग स्टॉक को हटा के देते थे। एक तरीका और था जिसके अंदर वो लोग लिक्विड एसेट्स के ऊपर देते थे, ऐसे। तो इस तरीके से उन्होंने टंडन कमेटी ने 3 तरीके बताए थे फाइनेंस करने के, वो उधर दे रखे हैं दूसरी किताबों में, आपके उसमें नहीं दे रखे। और इसमें सारी थ्योरी बकवास चीज़ें डाल दी। कैसे फाइनेंस करूं मैं वर्किंग कैपिटल को? 2 तरीके बताए हैं, स्पॉन्टेनियस और नेगोशिएटेड। क्या तरीके बताए हैं? तो तुम सबसे पहले आ जाओ अगले पेज पे, स्पॉन्टेनियस पे। स्पॉन्टेनियस अंग्रेजी तुम जानती हो मेरी, ठीक है? क्या बेटा? स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस में क्या करना है कि सुनो इधर देखो, कि आप अपनी वर्किंग कैपिटल को अपने इंटरनल सोर्सेज से ही फाइनेंस करो। जैसे आपका अगर डेटर में पैसा उलझ रहा है तो आप क्रेडिटर में उलझा दो, देहरादून बना दो, ठीक है। और अगर आपके स्टॉक में पैसा उलझा हुआ है, आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बढ़ाते जाओ, इंप्लॉय को लेट पेमेंट करो, क्रेडिटर को बिल पेएबल दे दो, बोलो 3 महीने बाद देंगे। ये आपके स्पॉन्टेनियस इंटरनल सोर्स, अपने ही सोर्स यूज करो, बाहर मांगने मत जाओ। और नेगोशिएट में बाहर मांगने जाओ। पढ़ो स्पॉन्टेनियस में क्या आता है। पहला ट्रेड क्रेडिट, बिल पेएबल, एक्रूड एक्सपेंस, या इसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी बोल सकते हो, क्योंकि एक्सपेंस के लिए आउटस्टैंडिंग यूज होता है। क्या यूज होता है? आउटस्टैंडिंग। देखो ट्रेड क्रेडिट कैसे होगा। दिस सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंस इट्स कॉन्ट्रीब्यूट 1/3 ऑफ द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। अगर आप ट्रेड क्रेडिट को ढंग से यूज करो तो 1/3 रिक्वायरमेंट तो आपकी वैसे ही पूरी हो जाएगी। ये लोग कहते हैं कि किस बेसिस पे कहते हैं मैं बताता हूँ। ये अधूरी बात लिखता है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग लाइन में होता है ये, ट्रेडिंग में नहीं होता ऐसा। किस में होता है ये? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग लाइन में 1/3 आपका रॉ मटेरियल होता है। तो अगर आपको 100 रुपये की चीज़ 90 रुपये की चीज़ बनानी है तो 30 रुपये का क्रेडिट तो रॉ मटेरियल आएगा। रॉ मटेरियल को आप 3 महीने घुमा दोगे तो अब आपको 60 रुपये ही अरेंज करने हैं। 30 रुपये तो अरेंज हो गए अपने आप, क्योंकि रॉ मटेरियल तो आपसे लेट ही लेगा पैसा। लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग में होता है कि 1/3 रिक्वायरमेंट तो आपकी पूरी हो गई। ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ट्रेडिंग में अगर मैं 100 रुपये की चीज़ ला रहा हूँ तो उसे 120 में बेचूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो 20 रुपये बस मेरा है, 100 रुपये तो मेरे को उसको देने ही है। तो अब वो 100 रुपये मेरे डेटर में उलझ गए तो मैं उसको कहाँ से ला के दूंगा? और ये तुम समझते हो कि क्रेडिटर जो पीरियड मुझे देगा और डेटर को जो मैं पीरियड दूंगा उसमें फ़र्क होता है। मैं डेटर को ज़्यादा पीरियड देता हूँ और क्रेडिटर मुझे कम देता है। वाइस वर्सा भी होता है, वाइस वर्सा भी होता है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मैं जनरल परसेप्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि आपको सबसे लेने हैं, उसको सिर्फ आपसे लेना है। उसको सिर्फ आपसे लेना है तो आपको 50 कॉल कर देगा। आप सारे डेटर को 50 बार कॉल नहीं कर पाओगे, ये प्रॉब्लम होती है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? वो मुझे 50 पेन बेच के गया तो उसको तो 50 पेन की पेमेंट मुझसे लेनी है, तो वो तो मुझे 50 बार भी कॉल कर देगा, भाई साहब क्या हुआ, भाई साहब कल बोला था, भाई साहब
और मैंने जो 50 पेन 50 अलग अलग लोगों को बेचा है, वो 50 के 50 को मैं मॉनिटर कर पाऊं, क्योंकि मेरे को धंधा भी करना है, तो मैं कितनी बार बोल पाऊंगा। और जहां मैं डिले करा वहां मेरा पैसा चूका, वहां मेरा लेट आएगा पेमेंट। कल पता बताइए ये सब बात रिसीवेबल में मैंने तुम्हें, ठीक है। तो बिल पे ये ट्रेड क्रेडिट को आप यूज करो अच्छे से, ठीक है। द डिपेंडेंस ऑन दिस सोर्स इज हायर ड्यू टू लेस कॉस्ट, इसमें कोई कॉस्ट लगती नहीं है। लेस कॉस्ट क्या है, कोई कॉस्ट लगती नहीं, बस अभी जो देखी वो इम्प्लिसिट कॉस्ट वही लगती है बस, ठीक है। बिल पेएबल, दूसरा तरीका है बिल पेएबल, प्रॉमिसरी नोट दे दो। तीसरा तरीका है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अनदर स्पॉन्टेनियस सोर्स इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इसमें क्या करो आप, सर्विसेज अवेल बट पेमेंट हैज नॉट येट मेड। एम्प्लॉय से सर्विस ले लो, लैंडलॉर्ड से सर्विस ले लो और उसे रेंट लेट दो, एम्प्लॉय से सर्विस ले लो और सैलरी लेट दो, ओवरहेड की सर्विस ले लो और पेमेंट लेट करो, ये स्पॉन्टेनियस है। क्या है ये, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। वो बताया था तुम लोगों को मैंने स्कूल का, ठीक है। वो लोग करते थे इसको सबसे बढ़िया यूज़, करोड़ों रुपए बचा लो, करोड़ों रुपए की सैलरी है, 1 महीना लेट दोगे तो अपने आप 1 करोड़ का तो 1 महीने के लिए फ़ायदा हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें, हालांकि सबके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि लेट पेमेंट देने से कोई बहुत अच्छी गुडविल होती है आपकी, स्टाफ छोड़ के चला जाता है, स्टाफ की रिस्क होती है, ठीक है। काम ढंग से नहीं करता हो, ठीक है, क्योंकि वो कहीं कहावत है कि मनी इज़ द बेस्ट मोटिवेटर, ठीक है। मनी इज़ द बेस्ट मोटिवेटर। किसी से अच्छे में अच्छा काम लेना है तो पैसा उसे पहले टाइम पे दो, ठीक है। और हमारे में तो कहते हैं कि मजदूर का पसीना सूखे उसके पहले उसकी मजदूरी हाथ में दे दो, उसको मांगना ही नहीं पड़े। मजदूर का पसीना सूखे उसके पहले उसकी मजदूरी मतलब उसकी वेजेस उसके हाथ में दे दो, ठीक है, अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो, ठीक है। मतलब हमने बहुत ऐसे कभी टाइम देखे कि जिसमें हमें कभी फाइनेंस की कोई दिक्कत पड़ी, आज तो खैर कभी पड़ती नहीं है, लेकिन जब ऐसे पड़ी भी तो भी हमने एम्प्लॉय वाला ये रूट कभी नहीं अपनाया कि इनको लेट दो या इनका पैसे काटो या ये कोई चिंदी चोर जैसी हरकत है, ठीक है। मतलब हमारे यहाँ कोई भी एम्प्लॉय आएगा, वो जब भी जाएगा खुशी खुशी, ठीक है, उसको यही लगेगा कि भाई बहुत अच्छा समय बिताया उसने यहाँ पे इन ऑल एस्पेक्ट। ये हम ध्यान रखते हैं, ठीक है, ये हम तीनों की आदत है, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ में हो तो ये ऐसा नहीं कि भाई ये उसका ये जेन्युइन कोई चीज़ है कि कभी जाना है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं बिल्कुल ही रिजिड हो जाओ हर चीज़ में या कुछ ऐसा, ठीक है। वो फ्लेक्सिबिलिटी और उससे काम हमें एम्प्लॉय भी बहुत अच्छा करके देते हैं, बिल्कुल घर जैसा माहौल रहता है। तो ये सब चीज़ों के दूसरे उस एस्पेक्ट से बता रहा हूँ कि ये पैसा रोकना, ये करना, इससे फिर दूसरे इम्पैक्ट भी आते हैं आपके काम की एफिशिएंसी पे और इफेक्टिवनेस पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये स्पॉन्टेनियस सोर्स हो गए भाई साहब आपके। एक तो ट्रेड क्रेडिटर हो गया, क्रेडिटर को लेट पेमेंट दो, बिल पेएबल, बिल लिख के दे दो जिसको भी पेमेंट करनी है, प्रॉमिसरी नोट दे दो, और तीसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस में उलझा के रखो। ये इंटरनल हो गए तो स्पॉन्टेनियस। अब नेगोशिएटेड बाहर से लाओ, उसमें सबसे पहले दे रखा है कमर्शियल पेपर, टिक कर लो जल्दी जल्दी। इंटर कॉर्पोरेट, दूसरा फंड जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, काटो इसको, इसमें किसी से मांग थोड़ी रहा हूं, मेरे ऑपरेशन से ही लूंगा। तीसरा पब्लिक डिपॉजिट, चौथा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, पांचवा फैक्टरिंग, और छठा फाइनेंस फ्रॉम बैंक। और फिर फाइनेंस फ्रॉम बैंक पीछे दे रखा है, इसने नंबरिंग नहीं दे रखी है, मैं आपकी सहूलियत के लिए नंबरिंग कर रहे हैं अपन लोग। और फिर फाइनेंस फ्रॉम बैंक में फिर और मोड दे रखे लास्ट में, कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल डिस्काउंटिंग, बिल एक्सेप्टेंस। नहीं है तुम्हारी बुक में? कैसे नहीं है यार, नई वाली तो दी है मुझे। जल्दी जल्दी सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सुन लो, खत्म ही है। हाँ जी, कुछ है ही तो नहीं उसमें, सब सुने हुए नाम है। सीसी पहले नहीं सुना तुमने, ओवरड्राफ्ट पहले नहीं सुना, इंटर कॉर्पोरेट लोन्स नहीं सुने, पब्लिक डिपॉजिट नहीं सुना, ठीक है। सुन लो 2 मिनट। चैप्टर का नाम है फाइनेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल, कि एक बार वर्किंग कैपिटल निकल गई तो अब उसे कहां कहां से फाइनेंस करना है। 2 सोर्स है, स्पॉन्टेनियस और नेगोशिएटेड। नेगोशिएटेड में बाहर जाऊंगा, स्पॉन्टेनियस में इंटरनली उसको यूज करने की कोशिश कि मेरे घर से ही मेरी वर्किंग कैपिटल जनरेट हो जाए, कि जिसको पेमेंट करनी है अगर वो उसे लेट करूं तो जिससे पेमेंट आने वाली है तो वो भी लेट आएगी, तो वो लेट पेमेंट से वो लेट पेमेंट कर दूं, ऐसा हो सकता हो तो जितना हो सके स्पॉन्टेनियस यूज करो। अब नेगोशिएटेड में पहला आता है इंटर कॉर्पोरेट। इसमें बैंक में जाने की बजाय हर कंपनी, हर फर्म आपस में ही लोन ले दे दे कि मेरी वर्किंग कैपिटल नीड है, ठीक है। अब ये जैसे कैसे होता है कि अभी कोई मेरी सप्लायर आ गया कि आज 50,000 की पेमेंट करनी है,
साथ में ही रहते हैं, दुकान है। मैंने कहा भाई 50,000 दे दे, तेरे को पता ही है दुकान यहीं है, 5 दिन में मेरी पेमेंट आने ही वाली है, मेरा डेटर 5 दिन बोल के गया है, 5 दिन में तेरे को दे दूंगा, कहाँ मैं बैंक में। तो उसने कहा ले लो। इंटर कॉर्पोरेट ही हुआ ये, अभी इतना बड़ा नाम नहीं है भले इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, क्योंकि कंपनी के सेंस में यूज़ होता है, लेकिन हर सप्लायर यूज़ करता है इसको। इस तरीके से करते हैं अपन लोग दुकानदारी में, एक ही कटले में दुकान होती है, एक अच्छा बॉन्ड होता है, तो ये सब चीज़ें होती है, दोस्तों में होता है आपस में। तो ये इंटर कॉर्पोरेट यूज़ करो, 5 दिन 10 दिन का ब्याज बचा लिया आपने, ठीक है। लेकिन उसके लिए वही है कि आपका रिलेशनशिप वैसा होना चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। तो समटाइम ऑर्गेनाइजेशन हैविंग सरप्लस फंड इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म पीरियड विद सम अदर ऑर्गेनाइजेशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी हायर देन द बैंक ऑफ रेट। अब यहाँ पे तो अगर इंटरेस्ट की बात कर रहा है, मैंने तुम लोगों को जो बात करी वो तो नॉर्मल विदाउट इंटरेस्ट वाले केस में जो अपन लोग करते हैं, लेकिन जब कंपनी एक दूसरे को देती है तो वो ब्याज के ऊपर करती होगी। दूसरा कमर्शियल पेपर, ये सुन लो, सिर्फ उन कंपनियों के लिए है जिनका क्रेडिट वर्दीनेस बहुत अच्छा हो, जिनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी हो, वो लोग कमर्शियल पेपर इशू करते हैं और फंड जनरेट करते हैं, और एक शॉर्ट पीरियड के अंदर अंदर वो पेमेंट कर देते हैं कि अभी मेरे को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो मैंने कमर्शियल पेपर इशू कर दिए, पैसा आ गया, मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, अब डेटर से मेरे पास आ जाएगा तो मैं उनको चुका दूंगा, कमर्शियल पेपर रिडीम कर दूंगा। लेकिन ये कमर्शियल पेपर मुझसे, मैं कंपनी हूँ, खरीदेगा कौन? जब तक मेरी क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं होगी, ठीक है, मेरा इतना अच्छा वर्थ नहीं होगा मार्केट में, तब तक तो ये मेरे कोई बिकने वाले हैं नहीं। शेयर की तरह नहीं होते, ये शेयर की तरह नहीं होते, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होते हैं, और ये करती है बहुत सारी कंपनी इशू। तो इसमें टिक करो, ये एक अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है जो फर्म रेस करती है शॉर्ट पीरियड के लिए। इसकी मैच्योरिटी होती है 7 दिन से, मिनिमम 7 दिन, और मैक्स टू मैक्स 1 लाख, 5 लाख के मल्टीपल में इशू किए जाते हैं ये। और नीचे इसके बारे में कुछ वो होगा कि कौन इशू कर सकता है, कहाँ है? हाँ, लिमिटेशन में है। चलो पहले एडवांटेज, अनसिक्योर्ड है, आप एक को इशू करके उसको रीपे करने के लिए दोबारा इशू कर सकते हो। जैसे आज आपने कोई कमर्शियल पेपर इशू किया, अब 15 दिन बाद रिडीम करना था, अब 15 दिन बाद डेटर से पेमेंट नहीं आई, तो 15 दिन में फिर एक कमर्शियल पेपर इशू करो और उससे पैसे इसको दे दो और इसको 15 दिन बाद दे देना जब डेटर से आएगा। तो मतलब इसमें चक्री घुमा सकते हैं, अनसिक्योर्ड होता है, कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है, ये कुछ फ़ायदा है, ठीक है। अब इसके नुकसान क्या है? इट इज़ ओनली फॉर हाईली क्रेडिट रेटिंग फर्म्स। किसके लिए होता है ये? सिर्फ, ठीक है। और ये मैच्योरिटी पे ही रिडीम होता है, उसके पहले रिडीम नहीं होता और उसके बियॉन्ड भी नहीं होता, क्योंकि ये बहुत फिक्स पीरियड के लिए होता है। 7 डेज तो 7 डेज, 10 डेज तो 10 डेज में देना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। नहीं दोगे, ठीक है, तो हैवी कॉन्सिक्वेंसेज है उसके, क्योंकि अनसिक्योर्ड तो है, लेकिन इसका ये मतलब मत समझना कि इसकी पेमेंट लेट करने पे चल जाएगा या फिर कुछ, मतलब चेक की तरह, चेक की तरह। जैसे एक बार तुमने चेक दे दिया और मैंने लगा दिया, तो उसके क्या परिणाम होंगे कि तुम डिफॉल्टर हो गए और बैंक इसका सबूत है। ऐसे ही कमर्शियल पेपर होता है, अगर 10 दिन का कमर्शियल पेपर दिया और आपने नहीं दे पाए 10 दिन में पेमेंट, तो सामने वाले के पास हैवी राइट्स है और आपके पास हैवी लाइबिलिटीज इंकर्ड हो सकती है, ठीक है। तो भले ही अनसिक्योर्ड किस सेंस में कि कोई सिक्योरिटी नहीं देनी, लेकिन अनसिक्योर्ड का ये मतलब मत निकाल लेना कि इसकी पेमेंट नहीं भी करोगे तो या लेट करोगे तो चल जाएगा। इसकी पेमेंट नहीं करोगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भारी होंगे, ठीक है, क्योंकि ये कमर्शियल पेपर स्टैम्प ड्यूटी के साथ दिए जाते हैं, सरकार की स्टैम्प ड्यूटी वगैरह लगती है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये हाईली क्या बोल सकते हैं, ऑथेंटिक है कि इसकी पेमेंट अगर आपने नहीं करी तो उसके खामियाजा आपको बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। बस इतना याद रखना, चेक की तरह है, चेक की तरह कि चेक की पेमेंट नहीं करी अगर आपने, तो फिर क्या होगा, वही चीज़ यहाँ पे भी होगी। कमर्शियल पेपर के बाद और कहाँ से पैसे ले सकते हैं? पीडी, पब्लिक डिपॉजिट्स। इसके लिए भी यही बोलूँगा कि ये सिर्फ उन कंपनियों के लिए है, तुमने तो पढ़ा डिपॉजिट पूरा चैप्टर, हर किसी के लिए है पब्लिक डिपॉजिट, हर किसी के लिए थोड़ी है। बाकी कंपनियों के लिए तो क्या पढ़ा है तुम लोगों ने कि वो डिपॉजिट इशू कर सकती है सिर्फ अपने मेंबर से। पब्लिक डिपॉजिट के लिए तो एलिजिबल होना चाहिए, और एलिजिबल पब्लिक कंपनी 500 करोड़ का नेटवर्थ, 1000 करोड़ का टर्नओवर, तो ये पीडी हर किसी के लिए 100 या 500 था या ऐसा कुछ था शायद, यही लिमिट थी। तो मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी, हर किसी के लिए पब्लिक डिपॉजिट नहीं है। बिल डिस्काउंटिंग करा सकते हो आप बैंक में जाकर, क्या करा सकते हो कि अगर डेटर ने आपको बीआर दिया है तो आप वो बीआर बैंक में दो और बैंक से डिस्काउंट करा लो, फंड आ गया आपके पास। क्या पढ़ रहे हैं अपन? फाइनेंस के वर्किंग कैपिटल कहाँ से आ सकती है, और उसमें भी कौन सा चल रहा है ये? सेकंड, नेगोशिएटेड, बाहर से पैसा मांग रहा हूँ, ठीक है। फैक्टरिंग पढ़ा ही दिया तुम्हें,
फैक्टरिंग तुम्हें पढ़ा ही दिया। फैक्टरिंग में क्या होगा, ट्रेड रिसीवेबल्स फैक्टर को बेच दो, दो तरीके होते हैं, रिकोर्स और नॉन रिकोर्स। अबे पिक्चर पैसे तो बाहर से आ रहे हैं ना, तो डेटर भी आ रहा है, फिर तो फैक्टरिंग भी आ रहा है। फैक्टर में भी मैं अपना डेटर छोड़ रहा हूँ, उधर बिल छोड़ रहा हूँ, तो पैसा बाहर से आ रहा है ना बेटा। पैसा मेरे इंटरनल ऑपरेशन से थोड़ी आ रहा है, पैसा तो बाहर से ही आ रहा है ना। अब सीसी बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं पढ़ाऊँ, याद है तुम्हें, ये बैंक वाले में आ गया, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस फ्रॉम बैंक। तो 5 चीज़ें पढ़ाई इसने यहाँ, 5 या 6 चीज़ें, कितनी चीज़ें, 6 चीज़ें नेगोशिएटेड में। पहला पढ़ाया इंटर कॉर्पोरेट, दूसरा पढ़ाया कमर्शियल पेपर, तीसरा पढ़ाया बिल डिस्काउंटिंग, पब्लिक डिपॉजिट सॉरी, चौथा पढ़ाया बिल डिस्काउंटिंग, पांचवा पढ़ाया फैक्टरिंग, और छठा पढ़ाया वर्किंग कैपिटल फ्रॉम बैंक। और फ्रॉम बैंक के अंदर फिर सीसी, ओवरड्राफ्ट, बिल डिस्काउंटिंग उधर आ ही गया था। तो ये सब आप बैंक से ओवरड्राफ्ट और सीसी की फैसिलिटी, इसमें सबसे कॉमन है ओवरड्राफ्ट और सीसी। वर्किंग कैपिटल के लिए जो आपको मिलता है सबसे कॉमन, वो क्या मिलता है, ओवरड्राफ्ट और सीसी, क्योंकि दोनों स्टॉक के हाइपोथिकेशन पे मिल जाता है। लेकिन एक लिमिट होती है, ओवरड्राफ्ट और सीसी आपकी क्रेडिट वर्दीनेस पे ही मिलता है, हर किसी की सीसी लिमिट इतनी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, क्या बेटा, कौन सा है, अबे ये लाइन ऑफ क्रेडिट तो सीसी में जो ओवरड्राफ्ट की सीसी और ओवरड्राफ्ट में मैक्सिमम लिमिट होती है ना, उसको ही बोलते हैं। ये कोई फंड तरीका थोड़ी है। लाइन ऑफ क्रेडिट तो मैक्सिमम लिमिट है कि इतने की सीसी आपको मिलेगी, और जो आप विड्रॉ करोगे ओवरड्राफ्ट या सीसी में से, ब्याज उस पर लगेगा। लेकिन लाइन ऑफ क्रेडिट आपकी मैक्सिमम लिमिट है कि इससे ज़्यादा आपको क्रेडिट नहीं दी जा सकती। वो कैसे डिसाइड होता है, वही आपके स्टॉक के हाइपोथिकेशन। अगर मेरी दुकान में 1.5 करोड़ का माल है तो मेरे को 1.5 करोड़ की ओडी लिमिट मिल गई। अब मैं निकालूंगा 1.5 करोड़ थोड़ी, मेरे को जरूरत 20 लाख की तो मैं 20 लाख निकालूंगा, तो ब्याज भी 20 लाख पे लगेगा, 1.5 करोड़ पे नहीं लगेगा। तो वो जो मैक्सिमम लिमिट है उसे लाइन ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। ठीक है, चलो ये आपका थ्योरी का एक चैप्टर समाप्त हुआ। अब इसके अनसोल्ड करते हैं। एक चीज सुन लो, इसका अनसोल्ड नंबर 1 मैंने करा दिया था, 2 बहुत सिंपल है, मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था। अगर नहीं करा हो तो आज कर लेना, शुरू 3 से करेंगे। कहां से करेंगे, 3 से। 2 नहीं आया तो मैं बता दूंगा कल तुम्हें। एक चीज मेरे से कार्तिक ने पूछी थी 2 में, तुम्हें भी डाउट आया तो मैं एक बार बता देता हूं। हाँ, ये एडवांस पेमेंट वाली, ये क्रेडिट पीरियड फ्रॉम सप्लायर 60 दिन है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा हूं, क्रेडिट पीरियड फ्रॉम सप्लायर 60 दिन है और एडवांस टू सप्लायर 5 दिन है। इन दोनों का फर्क समझ लो कि 60 दिन मुझे वहां से मिलते हैं, तो ये तो क्रेडिट पीरियड है, मेरी नॉर्मल क्रेडिटर का पीरियड है। और तुम्हें पता ना क्रेडिटर का पीरियड का मेथड, इसको रिवाइज कर लेना क्वेश्चन करने से पहले। सारे क्वेश्चन वो 1 वाले चैप्टर के हैं, क्योंकि 1 वाले चैप्टर में मैंने 5 ही करे थे बस, और मेन 1 वाला ही है। और 1 में भी 2 मेथड मेन है, एक तो ऑपरेटिंग साइकिल वाला, फोरकास्टिंग वाला। तो फोरकास्टिंग वाले में अपन रॉ मटेरियल लेते हैं, उसके डेज, WIP उसके डेज, फिनिश गुड उसके डेज। WIP में रॉ मटेरियल पूरा लेते हैं, वेजेस ओवरहेड आधे लेते हैं, है ना। फिनिश गुड में पूरी कॉस्ट लेते हैं, और डेटर में भी पूरी कॉस्ट लेते हैं, डेटर को सेल पे नहीं निकालते। फिर इससे जो भी अमाउंट आता है वो आपकी करंट एसेट आ गई। फिर क्रेडिटर निकालते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और CA में से CL माइनस करते हैं, वर्किंग कैपिटल एग्जाम आ जाती है। और उसमें कोई परसेंटेज ऐड करने को बोलता है तो वो ऐड कर देते। प्लीज इधर देख लो। तो इसमें जो 60 दिन क्रेडिटर का पीरियड दे रखा है, वो 60 दिन में हमें क्रेडिटर को पेमेंट करनी है। और ये दे रखा है एडवांस पेमेंट टू सप्लायर, मतलब किसी को हम 5 दिन जल्दी पेमेंट कर देते हैं। तो अगर ये सप्लायर को मैं 5 दिन जल्दी, तो ये प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। तो ये प्रीपेड एक्सपेंस मान के इसको CA में लेना, और जो क्रेडिटर को पेमेंट कर रहा हूं वो तो CL है, उसको नीचे CL में लेना। समझ गए। बाकी बिल्कुल सिंपल है, सबके डेज दे रखे हैं, देख लो तुम, सबके डेज दे रखे हैं। हो जाएगा ये। थर्ड से कल करेंगे अपन लोग। धन्यवाद।